बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सप्लाई, व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स assumptions। कि रसद से क्या मुराद है, कानून रसद क्या है, इसकी वजाहत शेड्यूल और डायग्राम के ज़रिए और इसके साथ कानून रसद के मफरूजात क्या हैं। तो चले आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सप्लाई किसे कहते हैं, यानी रसद से क्या मुराद। आम जुबान में रसद से मुराद वो तमाम पैदावार होती है जो एक ख़ास अरसा के दौरान पैदाकार ने पैदा की होती है, प्रोड्यूसर ने पैदा की होती है या कारीगर ने बनाई होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स की रूह से उससे सप्लाई नहीं कहा जाता। सप्लाई से मुराद कुल पैदावार का वो हिस्सा है जो मंडी में यानी मार्केट में एक ख़ास अरसा में एक ख़ास कीमत पर फरोख्त के लिए पेश किया जाता है। तो इस तरह सप्लाई और टोटल प्रोडक्शन या स्टॉक में फ़र्क पाया जाता है। In the ordinary sense, supply means total production of goods, but according to economics point of view, supply is the amount of commodity or goods that seller are able and willing to offer for sale at different prices per unit of time, that is a day, a week, a month। यानी आम जुबान में सप्लाई से मुराद कुल पैदावार होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स के नुक्ता नजर से सप्लाई से मुराद वो किसी चीज की कीमत है जो फरोख्त कुनंदगान मार्केट के अंदर मुख्तलिफ कीमतों पर मुख्तलिफ औकात में फरोख्त के लिए पेश करते हैं या ख़ास कीमत पर ख़ास वक़्त में पेश करते हैं। और ये ख़ास अरसा जो है वो एक दिन भी हो सकता है, ये हफ्ता भी हो सकता है, मंथ भी हो सकते हैं। तो इस तरह सप्लाई का हमें पता चल गया कि सप्लाई क्या है। इसकी एग्जाम्पल आप देखिए। मिसाल के तौर पे एक जिम्मेदार जो है वो गंदम उगाता है, उसकी गंदम की कुल पैदावार जो है वो होती है 200 मन, लेकिन इसमें से वो 30 मन गंदम अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए रख लेता है और बाकी जो गंदम है 170 मन वो मार्केट में फरोख्त के लिए पेश कर देता है। तो उसकी कुल पैदावार तो 200 मन गंदम है, लेकिन उसने जो मार्केट में फरोख्त के लिए पेश की है वो 170 मन गंदम। तो ये जो 170 मन गंदम मार्केट में वो फरोख्त करने के लिए लाया है, ये उसकी सप्लाई हो। लेकिन जो 30 मन गंदम उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रख ली है,
ये सप्लाई में शामिल नहीं है। ये स्टॉक में तो शामिल हो सकती है, टोटल प्रोडक्शन में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ये सप्लाई नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक या प्रोडक्शन। स्टॉक और सप्लाई में फर्क क्या है? सप्लाई मीन द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी offered for sale at particular price during a particular period। सप्लाई से मुराद एक चीज की, एक शय की वो मिकदार है जो खास कीमत पर खास अरसा के दौरान फरोख्त के लिए पेश की जाती है। बट स्टॉक इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड। लेकिन स्टॉक से मुराद वो कुल पैदावार है चीज की जो खास अरसा में पैदा की गई। जैसे मैंने गंदम की मिसाल दी कि किसान ने 200 मन गंदम पैदा की है, लेकिन इसमें से 170 मन गंदम उसने मार्केट में फरोख्त के लिए पेश कर दी है। तो जो टोटल पैदावार हुई है उसको हम स्टॉक कहेंगे। 200 मन गंदम को स्टॉक कहेंगे या टोटल प्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन 170 मन गंदम जो है, जो मार्केट में फरोख्त करने के लिए पेश की गई है, उसको हम सप्लाई कहेंगे। सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ द स्टॉक और टोटल प्रोडक्शन ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। यानी सप्लाई कुल पैदावार या स्टॉक का वो हिस्सा होता है जो मार्केट में फरोख्त के लिए पेश किया जाता है, बट नॉट टोटल प्रोडक्शन। लेकिन ये टोटल पैदावार नहीं होती, बिकॉज प्रोड्यूसर में नॉट ऑफर ऑल प्रोडक्शन फॉर सेल। क्योंकि हो सकता है कि प्रोड्यूसर सारी पैदावार मार्केट में फरोख्त करने के लिए पेश ना करे। तो जैसे कि मैंने मिसाल दिया कि किसान ने 30 मन गंदम अपने घर के इस्तेमाल के लिए रख ली है, तो टोटल तो उसने मार्केट में फरोख्त के लिए पेश नहीं की है, इसलिए ये सप्लाई नहीं हो सकती। टोटल प्रोडक्शन जो है उसमें उसका फार्मूला बनता है कि सप्लाई प्लस अनसोल्ड गुड्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। जो अनसोल्ड कमोडिटी है जो उसने अपने इस्तेमाल के लिए रख ली है, उसको भी शामिल करेंगे तो फिर टोटल प्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लास्ट टाइम पे आप पीछे कानून तलब यानी लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस कर चुके हैं, और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप पैदा करता है प्राइस के दरमियान और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान। यानी वहां पे एक चीज कम होती है तो दूसरी बढ़ती है, और एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। यहाँ पे जो लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर जो रुझान बताया जाएगा वो है कि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी, इसमें इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होगी। यानी एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक चीज कम होती है तो दूसरी भी कम होगी। यानी ये नहीं है कि गाड़ी का रुख एक का लाहौर और एक का कराची की तरफ नहीं होगा, बल्कि दोनों का रुख या लाहौर की तरफ या कराची की तरफ। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। चलें देखते हैं। It is generally observed that when price falls, people sell less amount of their commodities, and when price rises, people sell more amounts of their commodities। ये आम तौर पे मशादा में बात आई है कि जब कीमत गिरती है, लोग जो है किसी भी चीज की कीमत गिरती है, लोग उन अशिया को ज्यादा फरोख्त के लिए पेश करते हैं। मार्केट में उन अशिया को ज्यादा फरोख्त के लिए पेश करते हैं। When price rises, और जब कीमतें बढ़ती हैं, जब कीमत गिरती है तो लोग
उन अशिया को मार्केट में कम फरोख्त के लिए पेश करते हैं, और जब कीमत बढ़ती है तो लोग अपनी उन अशिया को मार्केट में ज्यादा फरोख्त करने के लिए पेश करते हैं। पीपल सेल मोर अमाउंट्स ऑफ देयर कमोडिटीज इन द मार्केट। देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। इस तरह सप्लाई और प्राइस के दरमियान एक बराह रास्त या मुस्बत रिलेशनशिप है। This direct relationship between price and supply is named as the law of supply. इस बराह रास्त ताल्लुक को जो कीमत और रसद के दरमियान पैदा हो जाता है, इसको हम कानून रसद का नाम देते हैं। डेफिनेशन देखें आप, नंबर 1 पे, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। जिस तरह आपने लॉ ऑफ डिमांड में लास्ट लेक्चर में देखा कि हम कुछ चीजों को कांस्टेंट रखते हैं, बल्कि आप यूं समझ लें बच्चों कि इल्मे मुआशात के अंदर जितने भी कवानीन पेश किए जाएंगे उनमें ये बात वाज़ेह तौर पे पहले बताई जाएगी, यानी ये शर्त जरूर होगी, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, दीगर हालात बदस्तूर। यानी मुआशियात के कवानीन मखसूस हालात में दुरुस्त नतायज देते हैं, आम हालात में ये दुरुस्त नतायज नहीं देते। जैसे साइंस के कवानीन हैं कि वो आम हालात में दुरुस्त नतायज देते हैं। हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटी की, अर्थ ग्रेविटी की वजह से वो चीज नीचे आ जाती। तो हम इसके साथ कोई शर्त ऐद नहीं कर रहे कि ये जो है जब हम इस चीज को उल्टा करके फेंकेंगे या इसको 10 मिनट के बाद फेंकेंगे या हम यहाँ नहीं किसी और जगह फेंकेंगे तो ये नीचे आएगी, ऐसी कोई शर्त, कोई कंडीशन नहीं लगा रहे। लेकिन मुआशात के जितने भी कवानीन हैं उनके साथ जो है हम ये कंडीशन ऐड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुआशात के कवानीन हैं वो मखसूस हालात में अपने दुरुस्त नताइज देंगे, और जो साइंटिफिक अलूम हैं उनके जितने भी कवानीन हैं वो मखसूस हालात में नहीं बल्कि आम हालात में वो दुरुस्त नताइज देते हैं। उनके लिए वो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। चले देखें आप, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम व्हेन प्राइस राइसेस सप्लाई इंक्रीजेस। दीगर हालात बदस्तूर कायम रहते हुए जब कीमत बढ़ती है सप्लाई भी बढ़ती है, और व्हेन प्राइस फॉल्स, और जब प्राइस जो है वो गिरती है सप्लाई डिक्रीजेस, सप्लाई भी कम हो जाती है। दूसरे नंबर पे, सप्लाई एक्सपेंड्स विद द राइज इन प्राइस। सप्लाई में इजाफा होता है कीमत में इजाफा के साथ, एंड कंट्रैक्ट्स विद द फॉल इन प्राइस, और सप्लाई जो है वो कम हो जाती है कीमत में कम होने। अदर थिंग रिमेन द सेम, दीगर हालात अगर बदस्तूर कायम रहते। तीसरी डेफिनेशन, लॉ ऑफ सप्लाई इन शॉर्ट स्टेट, कानून रसद मुख्तसरन ये बयान करता है दैट अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, सेलर सप्लाई मोर गुड्स एट ए हायर प्राइस, के फरोख्त कुरेंदगान जो है वो ज्यादा कीमत पर ज्यादा अशिया फरोख्त करते हैं, देन दे विलिंग टू सेल एट ए लोअर प्राइस, बनिस्बत इसके कि जितनी मिकदार वो अशिया की कम कीमत पर फरोख्त करते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन इज एज अंडर। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन जो है इसको हम कानून रसद को इस तरह बयान करते हैं। देखें, क्वांटिटी सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ PTRNE। इसके ऊपर ये
मैं बार लगा देता हूं, एक मिनट ये बच्चों, ठीक है। ये बार नीचे लगा हुआ है लेकिन ये लगाना ऊपर मकसूद था। चलो इसको ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा जी, लग गया। ये बार जो है इनके ऊपर कंसीडर किया जाएगा TRNE के। इसमें आप देखें, इस बार का मतलब है कि ये TRN में कोई तब्दीली नहीं। अब इसको जो एब्रीविएशन यूज हुई है, ये इक्वेशन हमारी जो बनती है, क्वांटिटी सप्लाई इज ए फंक्शन, फंक्शन का मतलब चेंज, और पी से मुराद प्राइस, टी से मुराद लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है अशिया को तैयार करने के लिए, पैदा करने के लिए। और इसके बाद आर जो है प्राइस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कीमत। एन से मुराद नंबर ऑफ सेलर है, ई से मुराद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। तो इन चार आइटम में, चार चीजों में कोई तब्दीली नहीं है। टेक्नोलॉजी में, प्राइस ऑफ रिसोर्सेज में, नंबर ऑफ सेलर में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज नहीं आएगी। ये बार का मतलब ये होता है। ये बार नीचे लगा हुआ था, मैंने ऊपर लगा दिया। अब जो मेन फंक्शन रह गया वो है क्वांटिटी सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ पी। तो इसको नीचे दिया गया है, बट लॉ ऑफ सप्लाई सपोजेस ओनली वन वेरिएबल, अदर थिंग रिमेन द सेम विच इज प्राइस। कानून रसद जो है वो सपोज करता है सिर्फ वन वेरिएबल, और दीगर जो है वेरिएबल वो कांस्टेंट रहते हैं, और वो वेरिएबल कौन सा है, प्राइस है। तो इक्वेशन बनेगी क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ पी। अब इसमें दो वेरिएबल हैं, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस। तो एक इसमें ताबे मुतगय्यर है यानी डिपेंडेंट मुतगय्यर है, और एक इसमें इंडिपेंडेंट आजाद मुतगय्यर। तो ये प्राइस जो है ये आजाद मुतगय्यर है, इंडिपेंडेंट मुतगय्यर है, और क्वांटिटी सप्लाई जो है ये ताबे मुतगय्यर है यानी डिपेंडेंट है। प्राइस अपनी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होती है, इसमें अपने आप तब्दीली आती है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिपेंड कर रही है प्राइस के ऊपर। अगर प्राइस कमोबेश होती है तो क्वांटिटी सप्लाई कमोबेश होगी, वरना नहीं होगी। द लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल। इसको हम एक शेड्यूल के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये शेड्यूल बच्चों आपके सामने दिया जा रहा है। प्राइस जो है पहले ली जा रही है, सपोज ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज होती हैं, ये हम खुद फर्ज करते हैं क्योंकि हमारे पास डाटा एक्चुअल नहीं है। हमने समझाने के मकसद के लिए इसको रखना होता है। एक्चुअल फिगर उस वक्त ली जाती है जब आप प्रैक्टिकली किसी अदारे के अंदर काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखें प्राइस हमारे पास 50 है, 40 है और 30 है। तो ये प्राइस नीचे कम होती जा रही है। आगे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो है हमारे पास 5,000, 500, 400 और 300। इसके बाद आगे कंटिन्यू ये गोशवारा है रखते हुए यहाँ पे 20 है और 10 है, और यहाँ पे 2000 है और यहाँ 100। तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि प्राइस जो है वो मुसलसल कंटिन्यूअसली गिर रही है, और इधर जो है क्वांटिटी सप्लाइड भी मुसलसल कम होती जा रही है। तो इन दोनों वेरिएबल के अंदर, दोनों चीजों के अंदर कमी हो रही है। और अब आप जब इस
इनको नीचे से रीड करते हैं, जैसे 10 20 ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये प्राइस बढ़ती जा रही है और क्वांटिटी सप्लाइड भी वो बढ़ती जा रही है। चलें इसको एक्सप्लेनेशन इसकी कर दी जाती है चंद फिक्रात में। इन द अबव शेड्यूल, ये जो टेबल है, price is shown in the first column and quantity supplied is shown in the second column. When price is 50, the supply of the commodity is 500 kg. As the price of the commodity decreases from 50 to 40, जैसे प्राइस 50 से 40 होती है, then supply also decreases from 500 to 400 kg and so on. तो प्राइस 40 हो जाती है, सप्लाई जो है वो 500 से 400 kg हो जाती है और इसी तरह सो ऑन का मतलब है कि आगे ये सिलसिला जारी। Now with the help of a diagram, the law of supply is explained. अब जो है डायग्राम की मदद से इसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं। डायग्राम के लिए आपको बार बार रिपीट करवाया जा रहा है कि हम दो खत खींचते हैं, एक को वर्टिकल खत खींचते हैं जिसको ओ वाई का नाम दिया जाता है हमेशा, और एक हम हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं। डायग्राम बनाने के लिए जो मुआशात के डायग्राम हैं उनमें एक जो है हमारा हॉरिजेंटल खत होता है, इसके साथ हमने हॉरिजेंटल खत के साथ हमने क्वांटिटी सप्लाइड को ज़ाहिर कर दिया है और ओ वाई के साथ हमने प्राइस को जाहिर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास टेबल है और इस टेबल की मदद से ये जो खत बना हुआ है ये खत हम बनाते हैं। देखें आप 50 है आपके पास, तो 50 में जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 500 है। तो आप इस तरह करेंगे, ये जो है 50 से एक लाइन ड्रा करेंगे, यहां से एक लाइन ये आ जाएगी, ये 50 से यहां पे 50 से यहां लाइन ड्रा करेंगे, यहां पे इसने या अब यहां से हम 500 से एक लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे एक नुक्ता हासिल हो जाएगा। ये नुकात हासिल ये ऐसे लिए नहीं गए, वैसे नुकात जो है उनसे खातिर खींच दिया गया है। तो आपको ये समझाने की खातिर कि मैंने वो नुकात बाद में मिटा दिए थे। अच्छा, ये देखिए आप, ये 500 से एक खत खींचा, एक 50 से खत खींचा, इन दोनों नुकात ने यहाँ पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, मैंने वहां पे एक नुक्ता ले लिया। नुक्ता आप सपोज कर लें कि वो आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है। आगे प्राइस मेरे पास 40 है, मैंने 40 से ऐसे खाते खींचा, ठीक है, इसने यहाँ पे ये खत आया और यहाँ से ये नीचे से भी ऊपर खत खींच दिया और दोनों खत में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक नुक्ता यहाँ पे हासिल हो गया। फिर इसी तरह ये ले लिया गया, ये आ गया, फिर इसी तरह ये 20 और 200 का आ गया, फिर इसी तरह 10 और ये मेरे पास ये खत आ गया। तो ये इस तरह इन नुकात से गुजरता हुआ खत जो है मैंने आगे ये खींच दिया है, ये सप्लाई कर्व हो जाएगा। ये सप्लाई आप जो है पैमाने की मदद से इस तरह ये कर सकते हैं। मैंने नुकात जो है वो ख़त्म कर दिए थे, डायरेक्ट ये खत जो है वो बना दिया है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि पीछे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ये देखें आप, ये लाइनें लगाई गई थी, ये लाइनें भी आप लगा सकते हैं, नुकात भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये खत देख रहे हैं आप कि ये खत नीचे से फ्रॉम लेफ्ट राइट अपवर्ड जा रहा है और ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती जा रही, और जब इसको नीचे ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं तो जैसे जैसे आप प्राइस को कम करते जाते हैं क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होती जा रही। इस तरह यहाँ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाई जा रही है, यानी दोनों में
एक जैसा रुझान है। एक्सप्लेनेशन देखें आप, इन द अबव डायग्राम अलोंग ओ एक्स एक्सिस, जिसको हॉरिजेंटल एक्स कहते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड इज टेकन एंड अलोंग ओ वाई, ये ओ वाई एक्सिस प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज टेकन। टेकन लिख लें आप, या इसको आप शोन लिख लें कि जाहिर की गई है, या इसको आप एक्सप्रेस्ड लिख दें। SS1, ये जो एक्स एक्स, ये जो है इस द सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व है विच इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ए शेड्यूल, जिस हमने शेड्यूल की मदद से ड्रा किया है। सप्लाई कर्व इज मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोइंग द पॉजिटिव स्लोप एंड ट्रेंड। ये नीचे से अपवर्ड जा रहा है, ये देखें, इसको अपवर्ड कहते हैं। अगर ये इधर आता, ऐसे आता खत, इसको हमने डाउनवर्ड खत कहना था, जैसे डिमांड कर्व कहता गया, ठीक है। ये अपवर्ड जा रहा है और अपवर्ड ट्रेंड को जाहिर कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड को जाहिर, which means when price change supply also change in the same direction। ये जाहिर कर रहा है कि जैसे कीमत तब्दील होती है, सप्लाई भी तब्दील होती है, लेकिन सेम डायरेक्शन में तब्दील होती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं तब्दील होती। तो चले, ये वजाहत होगी। अब कंडीशंस आर अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, कानून रसद के मफरूजात या शरैत क्या हैं, किन हालात में ये दुरुस्त साबित होता है। The law of supply is based on the following condition or assumptions which are as follows। कानून रसद मदरजा झैल शरैत पर मबनी है या मफरूजात पर मबनी है, जो कि हस्वे झैल हैं। नंबर 1, नो चेंज इन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप बच्चों जानते हैं कि अशिया की लागत, अशिया को बनाने के लिए 4 किस्म के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, जमीन, मेहनत, सरमाया और ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आमलीन पैदाइश इनको कहते हैं, और इनको जब आप किसी से हायर करते हैं तो उनके मालिकों को आपको कुछ रकम एज ए रेंट या एज ए मुआवजा देनी होती है, ठीक है। और इनके मुआवजों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो उसको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उस चीज की कहते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अशिया को बनाने की लागत जो है वो तब्दील नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो ट्रेंड या जो रुझान बताया जा रहा है वो वही रहेगा। वो रुझान ये बताया जा रहा है, बात जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि अगर कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, और अगर कीमत कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है। ये बात सच्ची साबित होगी अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में तब्दीली नहीं होती। अशिया की लागत, अगर आप एक चीज को पहले 400 रुपए पे बना रहे हैं, यानी उस पर खर्चा 400 रुपए आ रहा है, तो फिर भी 400 ही आना चाहिए नेक्स्ट भी चीज को तैयार, नेक्स्ट यूनिट तैयार करने के लिए भी 400। अगर वो 400 से ज्यादा हो गया है या 400 से कम हो गया है एक यूनिट का खर्चा, तो ऐसी सूरत में फिर जो बात कही जा रही है वो दुरुस्त साबित नहीं। It is assumed that the cost of production should remain constant. If cost of production, if cost of production decreases, the supply of commodity will increase at the low price and this law will not operate। अगर जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है तो ऐसी सूरत में जो सेलर है वो कम कीमत पर भी मार्केट में ज्यादा अशिया फरोख्त के लिए पेश कर सकता है, तो ये ला दुरुस्त साबित नहीं होगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है नो चेंज इन टेक्निक। जो तरीका आप
अडॉप्ट किए हुए हैं अशिया को पैदा करने का, वो तरीका वही होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली, जो मशीनरी आप पहले यूज कर रहे हैं वो मशीनरी वही यूज होनी चाहिए और उस मशीनरी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द प्रोडक्शन टेक्निक्स डू नॉट चेंज। ये लॉ उस वक्त काबिले इतलाक है जब अशिया की पैदावारी तकनीक या पैदावारी तरीके जो है उनमें कोई तब्दीली नहीं होती। Because due to modern techniques, cost of production is decreased and production may make more goods. Sorry. हाँ जी, अगर जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो जाती हैं तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गिर जाती है और प्रोड्यूसर में मेक मोर गुड्स, तो पैदाकार जो है ज्यादा अशिया जो है वो बना सकता है और मार्केट में फरोख्त करने के लिए ज्यादा अशिया पेश कर सकता है। इफ द प्राइस इज नॉट मोर, खा प्राइस जो है वो ज्यादा नहीं भी होती, क्योंकि चीज बनाने में सस्ती आ रही है इसलिए उसको ज्यादा पेश कर दिया जाएगा फरोख्त करने। तीसरे नंबर पे है नो चेंज इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मुराद क्या है कि जो हकूमती नुमाइंदगान, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मुंतखब होते हैं वो अपनी टनोर पूरी करें। जो गवर्नमेंटें भी, खा वो लोकल गवर्नमेंटें हैं, खा वो सूबाई असम्बली की गवर्नमेंट्स हैं, खा वो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, इनको अपनी टनोर पूरी करनी चाहिए। क्योंकि अगर जो है ओवरनाइट, रातों रात गवर्नमेंट की तब्दीली हो जाती है तो जो पॉलिसी बनाई जाती हैं वो अधूरी रह जाती हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं वो पाया तकमील को नहीं पहुंचते और इस वजह से सप्लाई जो है वो मुतासर होती है। When there is not political stability in the country, then supply does not increase. जब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, लोगों को हुकूमतों के मुकम्मल टर्नओवर पर एतमाद नहीं होता, जैसे कि आजकल अफरा तफरी या कि इमरान खान की आज हुकूमत जाती है कल जाती है, तो ऐसी सूरत में इबहाम की कफियत जो होती है तो फिर चीज़ें जो हैं ज़्यादा पैदा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि नेक्स्ट जो है पीरियड में या नेक्स्ट साल या नेक्स्ट जो है अरसा में पता नहीं क्या पॉलिसी बनती है और हमारी अशिया इसी तरह बिकी ना सके, तो मार्केट में कोई खरीदने वाला ही ना हो और उनको नुकसान हो जाए। तो इस लिहाज से इस सिचुएशन में जो लोग जो है ज़्यादा सप्लाई नहीं करते। Then supply does not increase whether there is an increase or decrease in price। खा प्राइस में कमी हो रही है, इजाफा हो रही है, पैदाकार चीजें नहीं बनाता। So the law is not operated। इस सूरत में भी लॉ ऑपरेट नहीं करता। चौथे नंबर पे है नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। मुतबादल चीजों की प्राइस जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। It is also assumed that the prices of substitute remain constant। कि मुतबादल अशिया की कीमतें जो हैं वो भी वही रहनी चाहिए, उनमें भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज द लॉ will not applicable because the prices of substituted goods affect the price and supply of the particular product। क्योंकि substituted goods की जो कीमतें हैं वो मखसूस प्रोडक्ट जो या मखसूस चीज जो हम जिसकी सप्लाई को जानना चाह रहे हैं उस की सप्लाई पे असर अंदाज होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो अल्टरनेटिव ये एक मखसूस चीज जो है वो है तेल। इसका सब्स्टिट्यूटेड
सब्स्टिट्यूट जो है वो है गैस। अब गैस की प्रोडक्शन जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड, अच्छा, गैस की कीमत गिर जाती है, ठीक है। गैस जो है मार्केट में कम हो जाती है, लेकिन पेट्रोल जो है उसकी कीमत जो है नहीं गिरती। तो गैस जो है लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, उसकी गैस को प्रोड्यूस करने वाले जो हैं वो गैस को ज्यादा जो है प्रोड्यूस करके मार्केट में फरोख्त के लिए पेश करेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी कीमत गिर गई है। तो तेल की जो है कीमत ना गिरी है ना ज्यादा हुई है, यानी ना कम हुई है ना ज्यादा हुई है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि तेल की जो मार्केट है उसमें डिमांड कम हो जाएगी, और जब उसकी डिमांड कम हो जाएगी तो ऐसी सूरत में इसकी पैदावार भी कम की जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर कोरोना आया तो जो ऑटोमोबाइल थी, गाड़ियां थी, जहाज थे, जिस जिस जगह पे भी ये तेल इस्तेमाल हो रहा था वहां पे इसकी कंजम्पशन कम हो गई, और कंजम्पशन कम होने की वजह से मार्केट के अंदर इसकी प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई, कीमत जो है बहुत ज्यादा गिर गई। तो ये हालात की वजह से कि इस की चीज मांग जो है वो कम होगी। तो इसी तरह जब डिमांड जो है वो गैस की बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी कीमत गिरी है, उसकी कीमत में कमी बेशी हुई है, तो इसकी कीमत में तो कोई कमी बेशी नहीं हुई, लेकिन इसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगी तो इसकी प्रोडक्शन जो है, प्रोड्यूसर जो है इसको पैदा भी कम करेंगे, और जब पैदा कम करेंगे तो मार्केट में इसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इससे साबित हुआ कि सब्स्टिट्यूटेड गुड्स जो है उनकी कीमतें अगर मुस्तहकम रहती हैं तो फिर ये ट्रेंड जो हम ला का बयान कर रहे हैं वो होगा कि सप्लाई बढ़ेगी कीमत बढ़ने से, वरना ऐसा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आता है वेदर कंडीशन रिमेन अनचेंज। वेदर कंडीशन में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि बास अशिया जो है वो मौसम पे डिपेंड करती है। मौसम अच्छा है तो पैदावार ज्यादा है और उसकी सप्लाई भी ज्यादा मार्केट में आ जाएगी, और अगर मौसम खराब है, हालात अच्छे नहीं रहे उस चीज को बनाने या उस फसल को उगाने के लिए, तो ऐसी सूरत में पैदावार कम होगी, मार्केट में उस चीज को फरोख्त के लिए भी कम पेश किया गया। द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स डिपेंड अपॉन वेदर कंडीशन। पैदावार और सप्लाई ज़रूरी अशिया की, इसका इन्हिसार मौसमी हालात पे होता है। बेटर वेदर कंडीशन काज ऑफ हाई प्रोडक्शन, वेयर एज बैड वेदर में रिड्यूस प्रोडक्शन। अच्छे मौसमी हालात हैं, अच्छी पैदावार हो जाती है, जैसे गंदम की इस दफा अच्छी पैदावार हुई है, मौसम सही रहा है, दाना गंदम में बहुत अच्छा मोटा रहा है, उसमें जो बारीक दाना नहीं था, इसलिए पैदावार बढ़ी है। वेयर एज बैड वेदर पे रिड्यूस प्रोडक्शन, और बुरे मौसमी हालात में पैदावार कम हो जाती है। जब पैदावार कम होती है तो मार्केट में फरोख्त के लिए चीज भी अगर उसकी प्राइस बढ़ा भी दी जाए तो फिर भी उनके पास फरोख्त करने के लिए जिम्मेदारों के पास वो प्रोडक्शन है ही नहीं है, तो फिर वो कैसे करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये फर्ज किया गया है कि मौसमी हालात में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो। इसके बाद नंबर 6 है इंप्रूवमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के जो जराए हैं वो भी इम्प्रूव नहीं होने चाहिए, वो जो पहले यूज किए जा रहे हैं वो ही यूज किए जाने। सप्लाई ऑफ द कमोडिटी मे आल्सो इंक्रीज ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जराए जो हैं उनमें बेहतरी की वजह से अशिया की सप्लाई में इजाफा हो सकता है, खा कीमत ना भी गिरे। इफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर चीप एंड फास्ट, अगर ट्रांसपोर्ट के सस्ते और तेज रफ्तार जराया इजाद हो जाते हैं, देन सप्लाई ऑफ द कम्युनिटी में इंक्रीज एट लो प्राइस, और फिर
लो प्राइसेस पे भी सप्लाई जो है वो बढ़ सकती है। तो ये कानून तो कहता है कि कीमत कम होगी तो सप्लाई जो है वो भी कम होगी, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर सप्लाई जो है लो प्राइस पे ज्यादा हो सकती है। नंबर 7, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्स जो है इसके लगाने से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और इसके कम करने से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। तो जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम या ज्यादा होगी तो लाजमी तौर पे फिर सप्लाई पे असर पड़ेगा। The government levies heavy taxes on the import of a particular commodity or commodities. अगर हुकूमत मखसूस अशिया या अशिया की दरामद पर भारी टैक्स ऐड कर देती है, then supply of these commodity is reduced at the same price and vice versa. तो ऐसी सूरत में फिर उन अशिया की सप्लाई जो है वो उसी कीमत पे भी कम हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक चीज को इंपोर्ट किया जा रहा था 100 यूनिट, लेकिन उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिए, कीमत उसकी कोई नहीं बढ़ी लेकिन टैक्स लगा दिए है। तो अब वो टैक्स लगाने से वो चीज महंगी हो गई है, और महंगी हो गई है तो लोगों को जो है वो महंगी जब नजर आएगी तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, और खुदकार की वो चीज बिकेगी नहीं, इसलिए मार्केट में भी वो नहीं ज्यादा आ सकेगी। लेकिन इसके बरक्स अगर होता है, टैक्स में रियायत हो जाती है तो वो सस्ती हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में। एक डिमांड के बढ़ने से सप्लाई को पूरा करने की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। तो ऐसी सूरत में अगर टैक्स पॉलिसी में कोई चेंज आती है तो फिर ये ला दुरुस्त साबित नहीं होता। तो यहाँ पे ये भी फर्ज किया गया है कि टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट चेंज, ये भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है नो चेंज इन गोल्स ऑफ द फर्म। फर्मों के जो गोल्स हैं, मकासद है, वो चेंज नहीं। फ्यूचर में प्लानिंग होती है फर्म की कि क्या करना है, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। इफ द फर्म्स एक्सपेक्ट हायर प्रॉफिट इन फ्यूचर, अगर फर्में जो है ये तवक्को कर रही है कि फ्यूचर में उन्हें अच्छा मुनाफा होगा, दे विल टेक द रिस्क एंड प्रोड्यूस गुड्स ऑन लार्ज स्केल। तो फिर वो फर्में लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे ज्यादा चीजें पैदा करेंगी और रिस्क लेंगी, विच रिजल्ट इन लार्ज सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, जिसका मतलब ये है कि सप्लाई बढ़ जाएगी, द लॉ विल नॉट ऑपरेट। कीमत तो नहीं बढ़ी, सिर्फ मुस्तकबिल की पशीन की गई है, प्रिडिक्शन की गई है, पशीन गोई की गई है कि जो है उनका प्रॉफिट इस तरह बढ़ सकता है। तो ऐसी सूरत में उन्होंने ये रिस्क ले लिया। तो ये भी कि फर्मों के गोल जो हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। नो डिस्कवरी ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, नया सब्स्टिट्यूट जो है वो डिस्कवर नहीं होने, क्योंकि नया डिस्कवर हो जाता है तो ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि वो सस्ता हो और काम भी उतना ही कर रहा हो, तो लोग उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और जो मार्केट में चीज जो पेश की जा रही है उसकी डिमांड गिर जाएगी, और गिरने से सप्लाई जो है तो उसकी चीज बिकेगी नहीं, तो कीमत गिरेगी, और इसके साथ फिर प्रोड्यूसर को भी वो कम मार्केट में चीज फरोख्त करने के लिए पेश करनी पड़ेगी। It is assumed that there is no discovery of new and better substitute. ये भी फर्ज किया गया है कि कोई बेहतर और नया मुतबादल दरियाफ्त ना हो, because the supply of particular commodity decreases with the discovery of better substitute without change in price, क्योंकि प्राइस में तब्दीली के बगैर बेहतर सब्स्टिट्यूट की दरियाफ्त से कमोडिटी जो खास जिसकी हम सप्लाई का जिक्र कर रहे हैं उसकी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड कम होगी। इसके बाद है नो चेंज इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, जितने प्रोड्यूसर पहले वो चीज बना रहे हैं वो ही रहने चाहिए, लेकिन अगर पहले 4 लोग बना रहे थे, 4 फैक्ट्रियां थी उस चीज को बनाने की, अब 5-6 लग गई हैं, तो फिर तो सप्लाई तो बढ़ेगी, कीमत खान क्योंकि कंपटीशन आ जाएगा,
तो सप्लाई बढ़ेगी, इस तरह फिर ये ला दुरुस्त साबित नहीं होगा। इट इज assumed that there should be no change in the number of producer प्रोड्यूसर की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, because supply of commodity increases in the market due to entrance of producer without change in price, क्योंकि प्रोड्यूसर के दाखिले की वजह से मार्केट के अंदर अशिया की सप्लाई में इजाफा हो जाता है, खा कीमत ना भी बढ़े या कीमत ना भी चेंज हो। और इसके साथ ही आखिरी पॉइंट है नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन चेंज, जो कुदरती वसाइल हैं हमारे पास अवेलेबल मुल्क के अंदर, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कुदरती वसाइल क्या है, कोला जो है जितना हमारे पास पहले अवेलेबल है वही रहे। कोला अगर ज्यादा हमारे पास दरियाफ्त हो जाता है, इस तरह तेल ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है, गैस ज्यादा निकलना शुरू हो जाती है, और कई किस्म के मिनरल्स जो निकलना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर सप्लाई में इजाफा या कमी हो सकती है प्राइस पे तब्दीली के बगैर। फॉर द एक्यूरेसी ऑफ दिस लॉ इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस लॉ की दुरुस्ती के लिए ये भी फर्ज किया जा रहा है कि कुदरती वसाइल जो हैं जो मुल्क के अंदर मौजूद है, उनकी मिकदार में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। इफ सो हैपन, अगर ऐसा होता है, देन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, एंड क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज विदाउट चेंज इन प्राइस, तो फिर प्राइस में तब्दीली किए बगैर सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये बच्चों थे कुछ मफरूजात या कंडीशन जिन हालात में ये ला दुरुस्त साबित नहीं होता है, इनको कांस्टेंट रखना पड़ता है। ये कांस्टेंट रहेंगे तो ये ला दुरुस्त साबित होगा, जो बात इसमें कही गई है वो दुरुस्त साबित होगी। तो इसके साथ ही हम अपने टॉपिक को और अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।